चलिए, तो चैप्टर अपना चल रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अपना कहाँ तक देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, करंट देख लिया था, क्या होता है करंट का, वेरी गुड। देखा, ये होता है बार बार रिवाइज करने का, कि मुंह जबानी याद हो जाती है। फॉर्मूला क्या होता है, हाँ फॉर्मूला बोलो, क्यू अपॉन टी, वेरी गुड। हाँ अरे भाई वो थी, अरे ये बहुत कन्फ्यूज पर्सन इंसान। हाँ, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर, वेरी गुड। इसको अपन ऐसा यूनिट भी बोल देते हैं ना। चलिए, इसके बाद हमने देखा पोटेंशियल, पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, कैपिटल वी। चलिए, है ना, किसके इक्वल होता है ये, क्यू मतलब चार्जेस, है ना, और डब्ल्यू, वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ जी, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, शाबाश, ठीक है। चलिए, इतनी हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है, स्मॉल वी, ठीक है। चलिए, ये हो गया था। इसके बाद हमने देखा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, देखो यहाँ हमने समझा था क्या होता है ओम्स लॉ। देखिए, हमने देखा था कि अगर हम एक बैटरी ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो पोटेंशियल होता क्या है, स्टोरेज ऑफ चार्जेस, स्टोरेज ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन ना। चलिए, स्टोरेज ऑफ चार्जेस, जितना ज़्यादा चार्जेस, जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा इलेक्ट्रॉन का, फ्लो उतना ज़्यादा होगा। बात समझ आ गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कमरे, अभी जैसे ये रूम है, इस रूम में मान लीजिए कि 100 लोग घुसा दिए हमने, मान लीजिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि 50 लोग आ सकते हैं, खड़ा करके रख देंगे, तो लेकिन हमने 100 घुसा दिए, ये लो ज़बरदस्ती। अब जब वो निकलेंगे तो सोचो क्या निकले, 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन बाद वो इनको छोड़ा हमने, दरवाज़ा खोला, तो सोचो आप कैसे निकलेंगे वो, है ना। अब फिर भी अपन मान लो चलो जिंदा हैं, ठीक है ना, और जब वो निकले तो कैसे निकलेंगे, ठीक है ना, एकदम बहुत भयंकर। तो बिल्कुल उसी तरीके से, है ना, ये बिल्कुल वैसे निकलेंगे, ठीक है ना। तो जितना, और अगर आराम से बैठे हुए हैं बढ़िया कूलर पंखे में, तो आराम से जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल वही वाला सिस्टम है यहाँ पर, कि जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा फ्लो होगा। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टोरेज यानी कि क्या, पोटेंशियल, उतना ही ज़्यादा करंट। और ये जितना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जितना ज़्यादा ये उतना ही ज़्यादा ये, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, तो जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया यहाँ पर, है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, I के, ठीक है ना। चलिए, अब हमें ये भी पता है मैथ्स का रूल क्या कहता है, कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो मतलब प्रोपोर्शनल साइन हटा करके अगर हम इक्वल लगाते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। और इस केस में कांस्टेंट क्या आ रहा है, R, क्या आ रहा है, R। हर केस में अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इस केस में कांस्टेंट क्या है, हाँ, ठीक है ना, कैसे वो कुछ भी हो सकता है, वो अपन हाँ देख लेंगे, है ना, अलग अलग केस में अलग। बस आप इतना याद रखिए कि प्रोपोर्शनल हटाने के बाद इक्वल लगाते हैं, जिससे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है, R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, और रेजिस्टेंस पता है हमें क्या होता है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है,
ओम्स लॉ बोलता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना, ये हमारा ओम्स लॉ बोलता है। चाहे तो हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए, ये हमारी बात इतनी समझ में आ गई। अब हम बात चर्चा करते हैं किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा मे बी क्लियर हो जाए। चलिए, तो क्या होता है रेजिस्टेंस? वेरी गुड, फ्रिक्शन की तरह काम करता है ना, यानी कि कंडक्टर्स यानी कि वायर्स में, तारों में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इसका मतलब ये बोल सकते हैं, है ना, वहाँ पर हम फ्रिक्शन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बस समझने के लिए होता है। क्या बोलेंगे, एक तरीके से रुकावट, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में जो रुकावटें आती है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं, है ना, किस कैसे, कुछ केसेस में हम रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहते हैं, कुछ केसेस में रेजिस्टेंस कम चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फ्रिक्शन की लोग आप देखें, फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है ना। अब आप बता सकते हैं फ्रिक्शन कहाँ कहाँ अच्छा है हमारे लिए, कैसे अच्छा है? गाड़ी चलाने। वेरी गुड। और कैसे, किस मतलब किस तरीके से गाड़ी चलाने में अच्छा है हमारे लिए? साइकिल चलाने में स्पीड हाँ, कांस्टेंट रहेगी ना, अपन चलते रहेंगे तो कांस्टेंट चलेगी। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो फिर जैसे मूव करेगी ना फ्रीली। फ्रिक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे मूव करेगी, फ्रिक्शन है तो जल्दी जल्दी मूव करेगी। नहीं, friction क्या है उल्टा तो बोल रहे हो आप? होगी ना भाई। अगर resistance उल्टा बोल ज्यादा रहे तो हो current flow कम। आप, बहुत पता नहीं क्या सोचते हो। हाँ, उल्टा है ना, फ्रिक्शन तो रुकावट है ना, वो तो फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकने वाली चीज़। फ्रिक्शन नहीं होगी तो फ्रीली मूव करेगी ना, उसमें कोई वेर देखो देखो कैसे कैसे हमारे क्या 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 फ़ायदा है। बिल्कुल आपने कहा, गाड़ी चलाने में, चलने में, हर चीज़, हर जगह जहाँ दो चीज़ें मिल रही है वहाँ फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है ना, कांटेक्ट में। तो अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा सरफेस क्या हो गया, एकदम चिकना हो गया, बहुत चिकना, ठीक है। तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एकदम मार्बल के सरफेस पे अपन गाड़ी चलाना, मार्बल हो गया या एकदम बहुत चिकनी चीज़ जगह है ना, मार्बल, और मार्बल पे हमने तेल और डाल दिया, ये लो, ठीक है ना। अब उस पर गाड़ी चला के दिखाओ, आप चला सकते हो? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम हो गया। तो फ्रिक्शन आपको हेल्प कर रहा है स्टेबल रखने में, है ना, खड़े रहना, गाड़ी चलाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। वहीं आपके टायर्स को घिसने में आपका नुकसान हो जा रहा है। टायर्स घिस जाते हैं ना आपके, टायर्स घिसते हैं कि नहीं घिसते? घिसते हैं, ठीक है ना। आपकी स्पीड को कम कर देता है, करता है नहीं करता है? करता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम आराम से जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, ठीक है। अभी वही आप देखिए, हम किसी चिकनी सरफेस पे अगर हम पेन से लिखते हैं तो नहीं लिख पाते हैं, अभी इस चीज़ पे हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। हम अपने, या बहुत चिकनी चीज़ होगी अगर वो जगह एकदम स्लिपरी है तो उस पर हम नहीं लिख पाएंगे, या हमारा पेन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, क्योंकि, है ना, तो फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन नहीं है ना वहाँ पर, या बहुत कम है, तभी तो हम लिख नहीं पा रहे हैं उस पर, ठीक है ना। और फ्रिक्शन होता है तो हम लिख पाते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस के मामले में होता है हमारे पास, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, जैसे कि हम हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस कम चाहते हैं कि ज़्यादा चाहते हैं? ज़्यादा होना चाहिए, ताकि करंट कम फ्लो हो, ठीक है, या ना फ्लो हो ज़्यादा से ज़्यादा, हम तो ये चाहते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे घरों में जो वायर्स हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हाँ हाँ, मतलब हमारा लॉस कम हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसी तरीके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया हमारे, ठीक है ना। अब देखो अब देखो, जैसे हर चीज़, जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, और हम कंपेयर करें, अगर इसको, इस बोर्ड को इस सरफेस से कंपेयर करें तो बताइए किसका फ्रिक्शन कम है, किसका फ्रिक्शन ज़्यादा है? इसका फ्रिक्शन, बोर्ड का फ्रिक्शन कम है। बोर्ड का फ्रिक्शन कम है वॉल के कंपैरिजन में, वॉल का फ्रिक्शन ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर हम अलग अलग मटेरियल्स लें, कॉपर का वायर लें, ये कॉपर का वायर है मान लीजिए, ठीक है, क्या है ये? कॉपर है, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक है, ये एल्यूमिनियम हो गया। इस तरीके से आयरन ले लीजिए, ठीक है, ये आयरन हो गया।
ठीक है ना। इसी तरीके से आप और क्या ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ठीक है। सिल्वर का क्या होता है, Ag, ठीक है। इस तरीके से तो अब देखिए, अब इनका जो रेजिस्टेंस है, इनके पास अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, और वो फिक्स है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होगा, सबसे कम सिल्वर में। सिल्वर में। रेजिस्टेंस का मतलब, हाँ रेजिस्टेंस, सिल्वर है ना, सबसे कम सिल्वर में, उससे कम कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन में। बात समझ में आ गई। अब आपने खुद ने बता दिया, ठीक है ना, कि भाई इन सब का ये अलग अपना अपना है। अब देखो, अब एक बार बताओ, क्या इनकी लेंथ बढ़ेगी, जितना ज़्यादा तार बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना भाई। जितना ज़्यादा तार बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसको रुकावटें होगी, है ना। तो उसी तरीके से लेंथ, यानी कि लेंथ बढ़ने पर, है ना, LENGTH, लेंथ बढ़ने पर क्या हो रही है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। वेरी गुड, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, LENGTH। बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो ये हमारे बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर पता है आपको उल्टा पढ़ाया, पता है क्या, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि I जो है, V जो है वो I पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या कि I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। भी बढ़ेगा तो आई वेरी गुड। अगर ये जो बात है ना, वो हमको ऐसे लिखनी पड़ेगी, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, जो अब बोलेंगे जो अपन, है ना, कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, यानी कि I जो है वो डिपेंड है किसके ऊपर, V के ऊपर। ये बात सही है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसका मतलब I जो डिपेंड है किसके ऊपर, V के ऊपर। V के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हो गया। तो बुक ने गलत दे रखा। नहीं, अभी समझेंगे बात को, समझेंगे। यानी कि अब यहाँ पर ये हो रहा है कि V डिपेंड है I के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने पता है स्टार्ट में ऐसे ही किया गया था, आई डिपेंड है V के ऊपर। हाँ स्टार्ट में ऐसे ही बना रहे थे। अब देखो हो क्या रहा था, समझो बात को। देखो इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो R कहाँ जाएगा, अपॉन में, V अपॉन R इज इक्वल टू I, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि I और R क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि R बढ़ेगा तो I घट जाएगा, और अगर R घटेगा तो I बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ये सही है ना, बिल्कुल ठीक है ना। बट अगर हम ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल आएगा और R V हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, R के, यानी कि R बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। इसी वजह से हमको ये लिखना पड़ा, ठीक है ना। अब आप बुक में पढ़िए, देखो 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 इधर देखो, इधर इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि I जो है, मतलब V जो है वो डिपेंड है I के ऊपर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, लेकिन हम इसको ऐसे, बस इस केस में, सिर्फ इस केस में हम ऐसा नहीं पढ़ते, हम तब भी उल्टा ही पढ़ेंगे कि I जो है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, V के ऊपर, तब भी उल्टा ही पढ़ेंगे अपन। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, है ना, कोई लेना देना भी नहीं है। आप तो इतना याद रखिए, हाँ बस बस आप छोड़ दो, आप तो इतना याद रखिए कि करंट इज डायरेक्टली, है ना। अगर आपको बोलना है, डेफिनेशन बोलनी है किसकी, ओम्स लॉ की, कैसे बोलोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट या इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है,
ठीक है ना। पोटेंशियल कहीं भी काम नहीं आता, पोटेंशियल कहीं भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई। चलिए इतना याद रखना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या होता है, ये रुकावट होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप कह रहे थे कि यहाँ पर आर क्या काम कर रहा है, ठीक है ना, आर क्या काम कर रहा है। तो देखो अगर जब चार्जेस इसकी वजह से जब चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो जितना जितना ये धक्का इसको लगाएगा चार्जेस को, ठीक है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना, फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कुछ इनकी कुछ एनर्जी रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की वजह से कुछ लॉस हो रही है, जिसकी वजह से इनका फ्लो थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा धक्का लग रहा है उतना ज़्यादा फ्लो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यानी कि जो धक्का है वो दो चीज़ों में बढ़ गया, किस किस में, एक तो रेजिस्टेंस में और करंट में, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आर हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि V इज इक्वल टू आई, क्योंकि ये V जो है वो पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना हम धक्का लगा रहे हैं उतना ही फ्लो मिल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, फ्लो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आर क्यों आ रहा है, समझ में आया ना, क्योंकि जितना ज़्यादा धक्का हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा आई में या फ्लो नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा कहाँ कम कहाँ लॉस हो रहा है उसका, रेजिस्टेंस में भी। इसलिए इक्वल करने के लिए हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई, और ये इसका हमारा फॉर्मूला आ गया ओम्स लॉ का। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये कोई दो चीज़ मिल जाएगी तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, पहली बात। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस अगर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से हमें पता चला कि हमें कौन सा तार लगाना है, कॉपर का। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। क्या हो गया, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसमें रहता है, नॉन कंडक्टर्स, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक हो गया, नहीं मेटल की बात कर रहा हूँ, लकड़ी में हो गया। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखो वो तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब जिसमें करंट कम लगे, ठीक है ना, ऐसा। चलिए ठीक है भाई, देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्या, अब देखो एक चीज़ और याद रखो आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और हम उनके बीच में क्या बताना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, क्या बनाना चाहें उनके बीच में, ग्राफ, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एकदम ऐसी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जिसमें अपन यहाँ पर ये वाली लाइन किसको दिखा रही है, आई को, करंट को दिखाएगी, और ये किसको बताएगी, वी को। बात समझ में आ गई। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा ग्राफ, मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस और टाइम रखें, ठीक है, तो ये वाला लाइन किसको दिखाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन को। स्पीड देखो, अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा तो भी स्पीड को दिखाएगी, ऐसे कर दूंगा तो भी स्पीड को दिखाएगी, या वेलोसिटी को दिखाएगी, बट एकदम स्ट्रेट लाइन किसको दिखाएगी, यूनिफॉर्म को, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, और हमें पता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वाला बनेगा, ठीक है ना। चलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ठीक है, जैसे कि ये इस तरीके से, ठीक है। अब पोटेंशियल मान इसको रेजिस्टेंस कर लेते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है, ये यानी कि रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है, या यूँ समझ लो कि करंट क्या है, कम है, ठीक है। अब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, या रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे
करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखिए ये नीचे जा रहा है, इसके नीचे जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब आई बढ़ रहा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ऐसे कर दो इसको, चलिए ठीक है। ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके है नहीं इसमें, चलिए देखिए रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया अपन ने ऑलमोस्ट सारा। देख लेते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि रेजिस्टेंस मतलब जैसे कि किसी एक का रेजिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि कॉपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, कॉपर का रेजिस्टेंस है तो ये फिक्स है, जितना इसका रेजिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, बस वो है, ठीक है ना। इसका मतलब ये किसी भी रेजिस्टेंस क्या हो गई, क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी कंडक्टर की, ठीक है ना। कंडक्टर यानी क्या होता है, वायर्स, ठीक है। तो ये वायर्स की क्या होती है, या मेटल्स मान लो, या जिसमें से करंट फ्लो होता है उसे है ना, वो कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर्स की क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। चलिए, जिसकी वजह से ऑफ विच इट अपोज और रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, यानी कि कंडक्टर्स में से जब चार्जेस फ्लो होते हैं उसका क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं, उसका अब बाधा बनते हैं उसके अंदर, उसके फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। चलिए, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, ओम की, रेजिस्टेंस की ओम होती है। क्या होती है, ओम, ठीक है ना। जिसका अपन का साइन क्या दे रखा है, इसका साइन क्या है हमारा, ओम का, ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। बल्ब नहीं, ओम्स के लो का कोई ऐसा यूनिट नहीं है, वो तो एक नियम है, धीरे चलो, ठीक है, या हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट पहनो, ये एक नियम है, कानून है, इसकी क्या ऐसा यूनिट होगी, ठीक है ना। तो नियम की कुछ नहीं है, इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग है। पोटेंशियल की क्या है, ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, मतलब क्या, वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस की क्या होगी, ओम, और करंट की क्या है, एम्पियर है, ठीक है। चलिए, तो ये ओम हो गया, जिसको हम इसको इससे दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखते हैं 1 ओम। तो 1 ओम क्या होगा, बस एक एक कर दो, ठीक है ना। ये रहा हमारा फॉर्मूला, क्या है, आर का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है कि भाई किसी का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, तो हम उसमें से क्या कर देंगे, 1 एम्पियर करंट, 1 वोल्टेज उसको दे देंगे, या 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा देंगे, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है। तो देखिए 1 ओम कितना होता है, इट इज़ सेड टू बी 1 ओम इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across the ends of conductor makes a current of 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट, यानी कि अगर किसी कंडक्टर में से क्या हो रहा है, उसके एंड्स पर कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और कितना करंट फ्लो हो जाए, 1 एम्पियर, तो उस तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम होगा। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। छुपा लो आप लोग, आंसर मत देखना, आंसर है, क्वेश्चन है ना आपके, एग्जांपल नंबर 6। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट, यानी कि क्या दिया हुआ है हमें, 75 वोल्ट भी दे रखा है। एग्जाम्पल 6 है अपना। चलिए गिवन है हमारे पास, क्या गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 75 वोल्ट। चलिए आगे देखिए, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि आई दे दिया हमें 5 एम्पियर। आगे देखिए, फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट
व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, what current will the heater draw if the potential difference is increases to 150 वोल्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी तो कितना वोल्टेज है हमारे पास, 75 वोल्ट है। ठीक है ना, 75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कह रहा है कि इसको अगर हम कितना कर दें, 150 कर दें, ठीक है 150 कर दें, तो तब कितना करंट होगा। आई बात समझ में, ये नहीं कह रहा, जैसे कि मान लो, दोनों वोल्ट को प्लस कर दो। अरे भाई देखो ये है प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये यूँ कह रहा है कि अभी वोल्टेज कितना है, 75 है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अब हमने यहाँ पर बैटरी हटा करके कौन सी लगा दी, 150 वोल्ट की लगा दी। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो होगा पूछ रहा है। हाँ 150 वोल्ट लगा दिया, तो करंट बताओ कितना फ्लो होगा। बताओ। V तो हो गया 150 और R हो जाएगा अपने पास, रेजिस्टेंस पहले का निकालेंगे 75/5 50, रेजिस्टेंस 50, तो 150/50 I इक्वल्स टू 150/15, 15 से 150 कट जाएगा 10 टाइम, 10 आ गया I अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू कितना जाएगा करंट, 10 ओम, 10 एम्पियर, क्योंकि I इलेक्ट्रिक करंट निकालना है ना। वेरी गुड। ठीक है, शाबाश, परफेक्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो हमें V दे दिया और I दे दिया, लेकिन हमारे पास तार जो है वो क्या है, जो पहले था वो अभी भी है, यही चीज़ कॉमन है अपने पास, यानी कि जो जितना रेजिस्टेंस यहाँ है वही रेजिस्टेंस इतना होगा। ठीक है ना, I पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, V अपॉन R। ठीक है, यानी कि इस वाले केस में हमारे पास V तो है, R नहीं है, तो R हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो फ्रॉम केस वन से देखो भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है, R की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75, I की वैल्यू 5, 15 टाइम्स जाएगा ये, R है तो यूनिट कितनी हो जाएगी, ओम। चलिए R की वैल्यू आ गई, चलिए यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना, 4 सेकेंड केस, 4 केस 2, चलिए क्या निकालना है हमें, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 150, R की वैल्यू कितनी है, 15 है। देखो R यहाँ भी सेम है, वही वाला है, इसीलिए है ना, 15 से 15 कट जाएगा 1 टाइम और ये 0। चलिए तो कितना हो गया, 10 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, पक्का, हाँ ये चलो।